अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस के साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। और नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। ये बात इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हम नहीं मानते मुल्क में कोई भी इदारा है जो इंसाफ प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी जावेद साहब, आप इस पर वजाहत फरमा दें कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबिल अमल क्यों नहीं समझती। देखिए, इसलिए नहीं समझती कि अगर आप मियाँ नवाज़ शरीफ के पिछले बयान देखें और मरीम नवाज़ शरीफ के बयान देखें और हुकूमत के रवैये देखें, ये तमाम रवैये आपको एक बात साबित करते हैं कि वो किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहते। आप उसका ये देखें कि आज से 3 हफ्ते पहले तक हुकूमत इमरान खान को फोर्स कर रही थी कि आप बातचीत नहीं करते तो रास्ता कैसे खुलेगा। तो हुआ क्या, जब इमरान खान ने कॉन्सेंट दी तो उसके बाद हुकूमत के रवैये तब्दील होना शुरू हो गए। जब हुकूमत के रवैये तब्दील होना शुरू हुए तो वो बातचीत से इनकार हो गए। उसका नतीजा ये निकला, और ये एक बड़ी कॉमन सेंस परवेल कर रही है पाकिस्तान में, कि ये तो 14 मई के इलेक्शन की तो बात ही कम है। बात ये हो रही है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराने। क्योंकि देखो, सियासी लोगों को एक बात हमेशा याद रखें कि सियासी लोगों के लिए हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप किसी टेबल पर बैठते हैं तो महीना 1 आगे जाना या महीना 2 पीछे जाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये बैठ के मसले का हल निकाल लेते। लेकिन चूंकि इन्होंने मसले का हल नहीं निकालना, इसलिए इसका नहीं ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले बात की थी, इनके बयानात, बुनियादी तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ को एक बयानिया की ज़रूरत है। वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास बयानिया नहीं होगा तो हम आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे। तो अब उनको ये जुडिशरी के शक्ल में एक बयानिया मिल गया, और अब आप देखेंगे यही बयानिया चलेगा इलेक्शन में भी। ये इसी जुडिशरी के ख़िलाफ़ बातचीत करके अपने बयानात को लेके चलेंगे। लेकिन उनको ये बात अब तक समझ ये आ जानी चाहिए कि अब ये 2023 में अवाम को हर बात समझ आती है। और दूसरी, मियाँ नवाज़ शरीफ और मैं PDM को एक एडवाइस करूँगा कि देखो, पाकिस्तान बना था एक सियासी जद्दोजहद के साथ, डायलॉग के साथ, बातचीत के साथ, एक जमहूरी तरीके के साथ, लड़ाई के साथ नहीं बना था। बयानियों के सर पे पाकिस्तान कभी भी ना आगे बढ़ा है ना बढ़ सकेगा। आपको वो जमहूरी रवैया अपनाना पड़ेगा। आप अखाड़े में उतरेंगे तो आप हारें या जीतें, लेकिन आपका नाम होगा। अगर आप ये कहें कि लंदन में बैठ के आप पाकिस्तान में डिक्टेशन दें और पाकिस्तान के अखाड़े में खड़े होकर आप कहें कि उधर से बैठ के कि भाई मैं विनर हूं, मेरा ये बयानिया है, तो ये कौम अब ये बात समझने को तैयार नहीं है। कौम अब इस बात पे पहुंच चुकी है जिसने, अगर पाकिस्तान में आइन है, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है और पाकिस्तान में अदारे हैं, तो उनकी अदारों की भी इज्जत करनी पड़ेगी, आइन की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और उसके मुताबिक आपको अपना तर्ज़े सियासत बनाना पड़ेगा। जावेद साहब, यही बात मरीम नवाज भी कह रही हैं कि अगर आइन को मद्देनजर रखकर आप ये कहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात करवाएं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा पर क्या उस आइन का इतलाक नहीं होता। मैं पीजे सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जजेस के कंडक्ट पर, पार्लियामेंट पर बात नहीं की जानी चाहिए, ऐसा भी आइन पाकिस्तान कहता है। तो फिर जो बात की गई इस इलेक्शंस के हवाले से, जो फैसला है उस पर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने आर्टिकल 68 की आपने बात की है, वो बड़ा क्लियर है जी। देखें, वो कहता है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। अब इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी लोगों हैं पार्लियामेंटेरियंस जो कि इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़ उस पर तनकीद कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जबकि आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पे, आई थिंक ये जो PTI है ये अभी वो नहीं करेगा, बिकॉज ये लोग इस वक्त फोकस पे चले गए इलेक्शंस के। अप्रैल 10 के बाद आई वुड एनालाइज के फिर यहाँ इसके ऊपर एक बहुत बड़ा नुक्ता उठेगा, क्योंकि दे डोंट वांट टू डाइवर्स एंड गो एनीवेयर एल्स, बिकॉज अब इनका एक मकसद आ गया है, जो कि इनको एक सुप्रीम कोर्ट से एक हियरिंग मिली है, एडवाइस मिली है, या इलेक्शन कमीशन को मिली है कि भाई अब तुमने 14 तारीख को इलेक्शंस पे जाना है, मई को। अब उससे पहले 10 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। अब 10 के बाद
ये आपने जो बताया अभी आर्टिकल 68, दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके रिपरकशंस क्या हैं? आई थिंक दैट अगेन द सुप्रीम कोर्ट विल बी लुकिंग इनटू इट, बिकॉज ये तो बड़ा क्लियर चीज़ है। और जब वो बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने भी वो 90 डेज़ की बात की है। उसके अंदर बिल्कुल यस थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है, लेकिन ये छोड़ दें, ये तो अब हम लीगल लकूनस पे जा रहे हैं। हमने बात करनी है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, टू टॉक टुगेदर, टू सिट टुगेदर एंड टू मूव फॉरवर्ड टुगेदर। याद रखें, कल पीटीआई भी आएगी, उसके साथ यही बुरा हाल होगा। कल पीडीएम भी आएगी, उसके साथ भी और बदतरीन हाल होगा। तो आप दोनों क्यों अपने पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हो? डोंट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। The moment you go against the constitution, your foreign direct investment goes down the drain. आपका कोई पाकिस्तान में आएगा नहीं बिजनेस के लिए कि ये देखो ये तो खुद वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारे बिजनेसेस को अगर कोई इफेक्ट हो जाता है, डू यू रियली थिंक कि हम पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे? देखो इसके बड़े स्पिल ऑफ इफेक्ट्स बड़े डेंजरस है। सो आई होप ये अभी भी टाइम है, खुदा के लिए बैठ जाओ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। नवीद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वालों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63A के तहत उनको रेफरेंस भेजा जाएगा। लेकिन एक और बात जो मरियम नवाज़ ने भी की है, वो ये कहती हैं कि अगर इमरान खान के पीछे से चंद एक जजेस को निकाल दो तो वो धड़ाम से गिर जाएंगे, और इससे पहले वो इस्टेब्लिशमेंट की मद पर आए और इस कुर्सी पर बराजमान हुए, अब वो अदलिया का सहारा लेकर आना चाहते हैं। ये इस तरह की बात करके इदारों को क्यों ख़राब किया जा रहा है? नहीं, इससे भी बड़ी बात जो है वो आज बिलावल साहब ने की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अब अदलिया के दायरे का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब उन्होंने माइनस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, देयर इज नो मोर सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान। चंद बंदे हैं जो जिद कर रहे हैं, और वो मुल्क को मार्शल की तरफ भी कह सकते हैं और किसी गैर जमहूरी अमल की तरफ भी कह सकते हैं। तो ये बात बिलावल ने जो की है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए बात यह है कि डेंजरस है, चीज़ों को उनके वक्त पर एड्रेस किया जाना चाहिए। ये है बुनियादी बात। और सियासी नुक्ता, आपके साथ जुल्म हुआ, मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, बिल्कुल हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, बिल्कुल हुआ। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। सिराजुल हक साहब ने तक जो थे उनको भी हराया गया, लोगों ने पोलिंग स्टेशनों में घुस के मोहरें लगाई। फिर उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा सबके सामने है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन टाइमली क्यों नहीं एड्रेस किया? आज मरियम बुगला कमीशन से खिताब करने गई हैं, आपने वहाँ जोशो खरोश देखा? मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूँ, लोग कह देते हैं आप बात कुछ इधर कर दें उधर कर दें। वहाँ अच्छा मतलब एक तो वहाँ बुगला का जोशो खरोश, तेज़ और तुम तकरीरें। उससे पहले कसूर में उन्होंने एक वर्कर कमीशन किया, वहाँ लोगों की तादाद भी, आपने पोलिटिकल एक्टिविटी की छोड़ी हुई है। वो कौन सी सियासी पार्टी है जो ये कहे जी अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तब होने चाहिए, 14 को ना कराओ, 8 को ना कराओ, 5 को ना कराओ? ये आपकी तैयारी होनी चाहिए भाई। आपकी पार्टी के अंदर वकुला विंग है, आपका लेबर विंग है, आपका स्टूडेंट विंग है, आपके पास तो तहदी है। नहीं, ये इमरान खान को देख लेना। 11 महीने के खिलाफ भी खुली थी। एक सेकंड, 11 महीने इमरान खान ने क्या किया? जैसे ही वो इक्तदार से निकला, वो सीधा अवाम के पास चला गया। पिछले 11 महीने से वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है ना, जिसकी चौधरी साहब अभी बात कर रहे हैं, और आप बैठे सियासत कर रहे हैं। जहां तक फवाद चौधरी वाली बात का ताल्लुक है, वो बेकार बात है। देखना सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट ने जो अब तक सिर्फ जुबानी कलामी बातें कर रही है और करारदादें मंजूर कर रही है, जिसको वरती बराबर अहमियत नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट, इसलिए नहीं दे रही, उन्हें पता है कि एक दफ़ा भी हम झुक गए तो फिर ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ेगा। पहले तो एक रेफरेंस खुलेगा, उसके बाद दूसरे रेफरेंस आएंगे। देखना यह है कि जो पॉलिसी उन्होंने अनफोल्ड करनी है, जो ज़ाहिर 2 या 3 दिन इनको करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं है, वो पॉलिसी है क्या। उसके अनफोल्ड होने के बाद हम बहरान को एक नई सिमत में जाते हुए देखेंगे। फवाद चौधरी की बात सिर्फ गिदड़ भपकी है, 2 दिन में रोने वाले लोग हैं यार। ये तो मुस्लिम लीग नून की कमजोरी है, पीपल्स पार्टी की कमजोरी है, जेयूए की कमजोरी है। 2-2 दिन में रोने वाले लोग हैं, ये चैनलों पर बैठ के रोने वाले लोग हैं। सर एक मेरा सवाल है, फुल कोर्ट का मुतालबा भी कर रही है मरियम नवाज, तो फिर क्यों नहीं बना देते? देखिए यही तो चीज, यही दिस इज द पॉइंट। सियासी अंदाज में जवाब आपने जो बाकी इदारे हैं जो सियासत में आई उनको भी देना है, सियासी अंदाज में जवाब आपने अब सियासतदानों को भी देना। अगर आप नहीं देंगे तो आपको खा जाएंगे आगे, फिर लड़ाई तो होनी। देखिए होनी लड़ाई है, ये बात लिख के रख लें। यहाँ कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाह रही, कोई कंसेंसस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये अब ताकत की गेम है, सियासत की गेम है। तो उसमें आपने किसी को स्टेप फॉरवर्ड करना है या पीछे करना है, आपकी मर्जी है। आपके लीडर ने लंदन बैठ के लड़ाई करनी है तो लंदन बैठ के कर लें, मुझे नहीं पता कैसे करनी है। आपने यहाँ बैठ के करनी है, यहाँ बैठ के कर लें। उसमें मजहबी पार्टियां भी कूदेंगी। अभी तो आप देख रही हैं पार्लियामेंट के अंदर वाली पार्टियां। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत जल्द ऐसी पार्टियां जिनके पास स्ट्रीट पावर है लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर अभी उस तरह से नहीं है, एक आध सीट कहीं, एक आध छोटी छोटी असेंबली में होगी, वो भी इस गेम में कूदने वाली। देखो मुनीज़, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है,
चाहे वो 3 जज का फैसला हो या 5 जज का फैसला। सर, फुल कोर्ट का फैसला मुतालबा एक जायज है ना, एक आइडियल है ना वो तो। अगर आइडियलिज्म नहीं है तो हम पूरे अदारे को एक साइड पर ठहर दें, जुडिशियल रवायत और ठहर जाए। आप जस्टिस फायज ईसा के केस को तो ठीक मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि आपको सूट करता है, और जो चीफ जस्टिस फैसला दे रहा चूंकि आपको सूट नहीं करता इसलिए आप उसको चीफ जस्टिस ने 70 फैसले दिए एक पार्टी को। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये अनाउंस है कि इंतखाबात 14 मई को होंगे, और मजीद ये कि 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए जाएंगे। खैर, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं जिसके बाद वापस आएंगे और ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। ममनुआ फंडिंग केस पर अदालत ने शवाहिद पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि कहीं भी ये वाज़ेह नहीं है कि आरिफ नकवी ने जो रकम भेजी वो जुर्म की रकम थी, और FIR में लगाए गए इल्ज़ामात का इमरान खान या तारिक शफी से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने किसी भी बैंक दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं किए। नवीद चौधरी साहब, ये कहा जाता था कि फॉरेन फंडिंग का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी साबित होगा, तो अब वो बात कहाँ गई? जी, मैंने जो पहले सेगमेंट में अर्ज़ किया कि सारे केसेस को भी वैसे तो सारी दुनिया देख रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब सिर्फ शवाहिद पर आ जाएं आप ना, मैं इस पर बाद में करता हूँ। फॉरेन फंडिंग का वो केस है जो इमरान खान ने किसी सूरत उन्होंने कहा नहीं लगने देना। उन्होंने जनरल फैज से भी कहा, जनरल बाजवा से भी कहा। जनरल बाजवा की बात ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है कि मुझे कहा गया। अकबर एस बाबर की सारी स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि यार फॉरेन फंडिंग का मामला ना लगने देना। ये तो है। इस केस से इमरान खान साहब और PTI ऐसे भागे, पंजाबी मुहावरे के मुताबिक जैसे कौवा गुलेल से भागता है, तो उससे भागते रहे। वजह तो भागे ना। एक दूसरी बात ये आ गई कि अखबारात की बाइबल है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। जिन लोगों ने भी अखबारात में काम किया हुआ है, बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उन्होंने काम किया हुआ है चैनलों में आने से पहले, तो अखबारात की बाइबल कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स को। उसने पूरा एडिशन छापा जिसमें बताया गया कि फॉरेन फंडिंग कैसे हुई, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, मिस अप्रोप्रिएट कैसे फंड्स हुए, शौकत खानम वाले वोटन क्रिकेट क्लब का भी जिक्र आया, सारा मामला आया। इन्होंने कहा हम केस करेंगे, आज तक किसी माई के लाल की जरूरत नहीं हुई। फिर अगला काम आ जाए। गार्डियन ने एक स्टोरी छापी। गार्डियन का मुकाम आपको पता क्या है? गार्डियन ने एक स्टोरी छापी। गार्डियन ने कहा कि जनाब ये जो कुछ पिछले दिनों फाइनेंशियल टाइम में छपा, नाम रेफरेंस भी दिया उन्होंने, वैसे ने बताया कि उसमें ये इस तरह की जो मालिक बातें की गई, जिसमें आरिफ नकवी का भी जिक्र था, सारा मामला था, उस पर पूरे का पूरा एडिशन उन्होंने भी दिया। किसी की जरूरत नहीं हुई कि वहां जाए और कोर्ट में केस करे कि गाड़ी। अब वहां पता कितने पैसे मिलते हैं? अगर आप केस जीत जाएं तो आपके वारे के न्यारे हैं, आप पूरे का पूरा एक नया जो है बनी गाला खड़ा कर लें, हैं उससे भी ज़्यादा। और उसके बाद आपकी जो प्रेस्टीज बनती है। ताज़ा मिसाल आप कल देखें, वो जिस चीज़ को PTI वाले ये नून लीग की नलायकी है, हुकूमत की नलायकी है, ये हमारी वजारत इत्तलात की तो इंतहाई नलायकी है मैं और सबकी। कल जो टाइम में स्टोरी छपी है उसमें यही तो बताया गया है कि भाई वो उनके दौर में मुआशी हालात भी ख़राब हुए, उनके अंदर दौर के अंदर ये मामला भी बढ़े, उन पर टहरियान वाला मामला भी था, सारा कुछ लिखा हुआ उसके अंदर। ये कहा गया कि पॉपुलर लीडर है, मैं इनकार नहीं कर रहा, ये बात बीच में कही गई है, लेकिन बुनियाद क्या उन्होंने बताया कि ये बंदा है कौन, उसमें भी सारी चीज़ें आई हुई हैं। किसी की जरूरत नहीं हुई। तोशा खाना केस को आप देखें कि जो बातें एक न्यूज़ एंकर ने की बड़े चैनल की, और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम जाएंगे और केस करेंगे, वो केस कहाँ है? वो भी नहीं है ना कहीं। यहाँ हमारे अदालतों के अंदर क्या हो रहा है कि जजेस सफाइयाँ दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम 2018 में वापस चलते हैं। जब टहरियान का केस चैलेंज किया गया तो एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने ये कहकर दरख्वास्त गुजार को भगा दिया कि दोबारा तुमने इस तरह की दरख्वास्त दी ना तो तुम्हें जुर्माना कर देंगे, खबरदार दोबारा ऐसी दरख्वास्त लाए। वो साहब चले गए। अब वो केस है तो फिर उस पर अदालत के अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं। अभी सादा सी बात, आपकी बेटी है या नहीं है, अगर है तो उसके और कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर नहीं है तो उसके और कॉन्सिक्वेंसेज है, तो लीगल मैटर है। इस तरह फॉरेन फंडिंग का मामला है, सारी चीजें जब पकड़ी गई, आप 7 साल भागते रहे हैं। जनरल बाजवा को आपने कहा, फैज को आपने कहा, ऑन द रिकॉर्ड है वो भी कुछ था तो कहा ना। अब अदालतें कह रही हैं कि उसमें भी कुछ नहीं है, तो भाई फिर उनके केस सारे बंद कर दें। जो दरखास्त इमरान खान के खिलाफ है उसे उठा के रद्दी की टोकरी में डालें, जैसा कि पहले डाला जाता रहा। तो अब अगर आपने यही करना है कि आप बता रहे हैं कि जी वो स्टेट बैंक ने देखना था, वो फलाने ने देखना था, फलाने ने देखना था, मैंने नहीं देखा। दूसरी तरफ हालत यह है कि आप अकामा पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आलम यह है कि आप भुट्टो जैसे अजीम लीडर को वो एक अबेंडमेंट के केस में फांसी पर लटका देते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक आदमी पर नजायज हिरन डाली गई, आपने कहा अंदर ही रहो बेटा जी। आपको पता है कि नजायज सियासतदान पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा तुम भी अंदर ही रहो, अपील ही नहीं सुननी। हाँ जी। फवाद हसन फवाद की दरखास्त जस्टिस खोसा जैसे बंदे ने, अल्लाह ताला उनको कोई इस उम्र में भी अकल शऊर दे दे और वो कहीं कौम के सामने माफ़ी मांग लें। उनको एजेंसियों ने कहा कि जमानत नहीं देनी, उन्होंने फाइल जमानत की 1 साल दबा के रखी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने।
ये करैक्टर है हमारे मुल्क के अंदर। तो इस जुडिशरी से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? अब तो जितने मर्जी दलाइल देते जाएं। साकिब निसार क्या करता रहा? साकिब निसार तो ये करता रहा, उसको जब एजेंसियां कहती थी कि ये बंदा है, इसको बेइज्जत करना है, अच्छा, आपने साद रफीक को कहना है और तुम लोहे के चने हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब ये चीफ मिनिस्टर का स्टाइल है। ठीक है नवीद साहब, और वो ये आपका पॉइंट जुमले आया बोलते है। रहे हैं, तो इनसे आप क्या तवक्को करेंगे? मेरा सवाल है जावेद लीगल साहब पॉइंट तो यहाँ है आपसे, ही नहीं। जावेद साहब क्या समझें फिर, क्या ये केस अब कमजोर हो गया है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एज मिल गया? बात पता क्या, जज साहब तो बादशाह आदमी है ना, गुफ्तगू सारी कर दी। ये चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले पीपल्स पार्टी 5 साल हुकूमत में रही, 10 साल ये हो गए। और उससे पहले ये टेरियान वाला केस पिछले 23-24 साल से अदालतों में पड़ा है। इनको उन 8-10 सालों में क्यों नहीं ख्याल आया टेरियान का कि अचानक उनको गुबार आ गया, टेरियान टेरियान टेरियान। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, अचानक चलो ठीक है। और एक सेकंड, और वो भी तब आया जब इनकी सियासी कश्ती डूबने के करीब आ गई। तो अब इनको याद आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग का भी केस, अपनी पार्टियों के अकाउंट्स के ऑडिट नहीं करवाने, इमरान के करवा लिए। फॉरेन फंडिंग में देखो, आज के दौर में आप सब समझते हैं कि स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। स्टेट बैंक ना मेरा है ना आपका, हुकूमत ही को 19-20 सुनता है। अगर आपका स्टेट बैंक कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इलीगल नहीं है, ना उसने कोई पॉइंट आउट किया है, आप सिर्फ हवाई गुफ्तगू के जरिए शोर मचाकर कि ये फॉरेन फंडिंग केस बनता है, इस पैसे का क्या है। उन्होंने तो यहां तक कहा, आरफ नकवी की ने जो रकम ट्रांजैक्शन की है उसका पहले हमें बताएं कि ये कौन सी रकम है, कि इसमें कौन सा जुर्म साबित हुआ है। आपके पास उसका भी कोई सबूत नहीं है। आप हवा में गुफ्तगू करके, हवा में कागज लगा कर ऐड करना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तारी नहीं करेंगे लेकिन दस्तावेजात को हम जरूर देखेंगे। आप किसी को गिरफ्तार उस वक्त करते हैं, नहीं वो तो मुदाहिर जस्टिस मुदाहिर का केस भी कह रहे हैं जी, टैक्स वाले देख लें, टैक्स वाले की क्या जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर केस दे। जब कोई एविडेंस होता है, आपके पास स्टेट बैंक आपका वो कोई एविडेंस दे ही नहीं रहा, तो वो किस तरह इमरान खान को पकड़ के कर लें। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे पाकिस्तान में ना एक रवैया बन गया है कि हम 2 अल्फाज यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सिर्फ इसलिए कि आप जब पॉलिटिकली डाइल्यूट हो रहे होते हो अवाम में और अवाम से भाग रहे होते हो, तो आपको फिर यही रास्ता मिलता है कि सियासी तौर पे मार्केट में रहने के लिए आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगा। इमरान खान पे 100 रुपए की करप्शन का तो आप चार्ज लगा नहीं सके, ठीक है, 100 रुपए की करप्शन का। और आप गुफ्तगू आपके पास घूम फिर के क्या आ गया, टेरियान केस, अब एक नया केस खो रहे हैं जी कि इसके निकाह का मामला है। अजीबोगरीब कसम से हमने सियासत को ऐसा बेहंगम कर दिया है, ये सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जिक्र किया, यही एक बात आपसे बताता चलूं, देखें स्टेट बैंक और दीगर तमाम इदारों से पूरी रिपोर्टें मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जज साहब ये कह रहे हैं, बैंक की रिपोर्ट मानूं या आपकी मानूं? जज साहब ये कह रहे हैं कि बात ये है कि अगर हराम का पैसा आ भी गया था और नेका में लग गया तो क्या हुआ? जब आपने स्टाइल ही ये बना लिया तो आगे बहस क्या होगी? और भाई स्टेट बैंक ने कार्रवाई क्यों नहीं की? फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। क्या हम सब्सटेंशियल बात कर सकते हैं? वन बाय वन अगर बात करें तो फिर बात का फायदा भी होगा। जावेद साहब, आई हैव टू टेक हिज पर्सपेक्टिव नाउ। करप्शन ही करप्शन है यार, उसको बात ये है कि उनकी बीवी करप्शन में पकड़ी गई। मुझे पीजे वीर सर की राय लेनी है। पीजे सर, आप देखें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जिक्र जावेद साहब ने भी किया और सियासी मुफादात के पेश नज़र इस तरह के केसेस बना दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो शंदाना गुलजार वाला केस था उसमें ये कहा है कि ये केस जो है वसाइल का ज़या है और वक्त का भी ज़या है, इस तरह के केसेस नहीं किए जाने चाहिए। बगावत के हवाले से ये केस था। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम जावेद अच्छी बात कर रहे हैं कि जहाँ मौका जिसको मिलता है ना उसको वो पकड़ लेता है, और ये एक फैक्ट है। नवीद चौधरी साहब ने बड़ी बात की है कि देखो वो फाइनेंशियल टाइम्स में क्या हुआ, तो वो जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी फ्रॉम लाहौर टू इल्फर्ड टू पार्क लेन, क्या सच्चाई थी? नवाज शरीफ तो उसमें पकड़ा ही नहीं गया। तो क्लियर हो गया ना, वो तो बरताने से क्लियर हो गया ना। इमरान नहीं क्लियर हुआ, नवाज शहबाज शरीफ जो केस चला था वो उसने जीत लिया उन्होंने। उसके बाद डेविड रोज की स्टोरी आई, गार्डियन सर को बात करने दें, गार्डियन के अंदर उनकी स्टोरी आई। क्या क्रेडिबिलिटी है उस पेपर की कि जो उठ के मुंह के उठता है। मेरे घर के अंदर क्रिस्टीना लैम को मैंने बड़ी गलती की, उसको बुला लिया, काफ़ी लोग बैठे थे, उसने संडे टाइम्स में ऐसी स्टोरी लगाई, ये रेहाम खान भी बैठी थी मेरे घर, वहाँ उन्होंने स्टोरी लगा दी कि जनरल मुशर्रफ ये कह रहे नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड एंड देयर वर प्रोमिनेंट पीपल देयर, और इसने गलत स्टोरी लगाई। खैर, ये इस तरह के स्कूप्स चलते हैं। आज इमरान खान के मुतल्लिक बात कर रहे हैं,
ये सारी कहानियां होती हैं और मैनिपुलेशन। आई डोंट लोग हैव टू कहानियां बिलीव, कहाँ से नहीं जी, दिखाते आई हैं? डोंट हैव टू बिलीव द फॉरेन Documents मौजूद हैं पेपर्स। और उनके सारा पास कुछ क्या, ये डेविड रोज के पास क्या प्रूफ था शबाज का, क्या प्रूफ तो था? आपने देखा केस जीत लिया ना, अगलों ने केस जीत लिया भाई। नहीं सर, केस नहीं जीता अभी, इट इज स्टिल ऑनगोइंग। बट द क्वेश्चन इज कि हम क्या फॉरेन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के ऊपर अपनी कहानियां डाल दें? नहीं, ये नहीं करो। हमने अपने हर लीडरशिप को गंदा किया है, हम करते हैं और फख्र महसूस करते हैं। आपने कोई आइकॉन बनाया सर पाकिस्तान तो में? फिर ये apart चैलेंज from क्यों नहीं करते पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले इन अखबारात को चैलेंज क्यों नहीं करते? देखिए, इट इज़ नॉट इजी, लेट मी टेल यू। उनको जाएंगे, आपकी नस्लें उड़ सर जाएंगी। डिफेमेशन का केस करें। किया है ना, तो कितना कितना पैसा लग गया है? नहीं किया ना भाई, डेविड रोज पे क्या हुआ है मुझे किसने बताया किया? ना। इन्होंने क्या अपना पीटीआई ने किसने कितना किया? पैसा लग गया? कितना पैसा लग गया? आप तो वो जो नैब का जो एजेंट रखा हुआ था उसको कितने पैसे दे रहे थे? वो क्या मामला पकड़ा गया ये पीटीआई नवीद सारे करते हैं। तो हमने उसको भी तो देखा रखा ना? था ना, वो मार्क बरतानिया क्या के है, सारे जाली वो जो हमारा लॉबियस्ट था, वो मार्क जो बैठा हुआ था वॉशिंगटन में। देखिए ये छोड़े छोड़े एक बात ऐड कर सर, ये आपकी छोड़े। बात। अदालतें एविडेंस पे चलती हैं, कहानियों पे नहीं कहानियों पे चलती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि केस करें सर फाइनेंशियल पीजे टाइम्स सर के अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखें, हमने एक चीज़ को देखना है कि क्या बाहर के न्यूज़पेपर या एजेंसी या कोई भी हो, क्योंकि याद रखें ये जो ये क्या है इसका नाम है, अबराज का जो ओनर है ये नकवी, आरिफ नकवी। आरिफ नकवी, इसके पीछे आज मैं आपको फॉर द फर्स्ट टाइम बताता हूँ, ये रॉ लगी हुई है टू डिस्क्रेडिट हिम। चलो, और वो सर आपको पढ़े, चलो, हिस्ट्री ठीक है, पढ़े, वो international notes आप की बात जाके ये खोलें, ये इंटरनेट खोलें। उन्होंने पाकिस्तानी टॉप बिजनेसमैन को ब्लैक करने की कोशिश करते हैं ताकि हम FATF में रहें, ताकि हम आगे बढ़ ना सकें कि देखो पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये कर रहे हैं। ये सब सरासर झूठ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट है थ्रू इंडिया और ये करती है। लेकिन लेट मी टेल यू एक ब्रीफली, मुझे आप इसका टाइम दें ज़रूर, जी, please, sir. कि ये जो पैसा आ रहा है फॉरेन फंडिंग, 5,50,000 पाउंड हर साल मेंबरशिप है, 36 पाउंड्स फॉर दी PTI मेंबर्स ओवरसीज लंदन। साउथ अफ्रीका में भी यही है, 5,50,000। ये बाय बुक्स आए हैं, ओपन आए हैं, इसमें फॉरेन फंडिंग कहाँ है? अब हाँ, इसके अंदर आप इम्प्लीकेशंस डालें। आई डोंट बिलोंग टू PTI, आई डोंट बिलोंग टू PMLN, हालांकि दोनों मेरे लिए बहुत क्लोज है और आज नहीं, बिफोर पॉलिटिक्स। So, you know, I need, but I'm a fair person. Wrong is wrong, right is right. So ये जो हम चीज़ करते हैं, ये सारी एक politically motivated है। और इससे क्या निकलता है? देखो ना, हम बात कर रहे हैं आज किसकी? ये ट्रिवियल टॉक है जो मैं भी कर रहा हूँ। ये ट्रिवियल टॉक है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मेरे नवीद ने और जावेद ने बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, उसमें हम कर नहीं रहे। एग्जैक्टली पीजे सर, बात यही है कि मुल्की हालात के पेश नज़र जमातों को चाहिए कि सियासी खलीज को कम करने के लिए कोई रास्ता निकाले, लेकिन इस तरह का नहीं हो रहा। और ऐसे वक्त में इन सबको इकट्ठे होकर ही मुल्की मुफाद में फैसले करना होंगे। और एक अभी तो ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन इसके बाद वापस आएंगे और इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि मस्जिद अक्सा पर इसराइली जो पुलिस है उसकी जानिब से हमला किया गया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। आपको ये भी बता दें कि मस्जिद अक्सा में आज इसराइली पुलिस ने धावा बोला जिसके नतीजे में 14 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। ये बात भी सामने आई कि एक खातून की जानिब से बताया गया कि कुरान की तलावत कर रही थी कि जब ये पुलिस की जानिब से हमला किया गया और रबड़ की गोलियां बरसाई गईं, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। इसराइली पुलिस ने यह दावा किया है कि मस्जिद के अंदर आतिशी मवाद रखा गया था, पत्थर रखे गए थे और लाठियां रखी गई थी। इस वजह से इस बात को जवाब बनाकर उनकी जानिब से ये अटैक किया गया। जबकि दूसरी जानिब भारत में भी इंतहा पसंदी अपने उरूज को पहुंच गई है और भारत में जुनूनियों ने 110 साल पुराने मदरसे को आग लगा दी। इसी पर बात करते हैं। पीजे सर, सबसे पहले आप बता दें कि भारत के अंदर ये जो वाकया पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक है। क्या भारत कभी रुक सकेगा? देखें, ये जो भारत हरकतें कर रहा है, इंस्टेड कि हम जो अपनी नॉनसेंसिकल इन फाइटिंग है, हम उस पर कोई तवज्जो दे नहीं रहे। किसी सियासतदान ने कोई स्टेटमेंट दी है? मुझे बता दो, किसी ने कोई बात नहीं की। सर ट्विटर पर नहीं, इस हवाले से नहीं की ना, इस पर कुछ कोई बात नहीं हुई। अब हम अपने प्रोग्राम में हम करते हैं बिकॉज वी आर नेशनलिस्ट्स, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। द क्वेश्चन इज कि प्लीज़, यही मैं जो हमने पिछले सेगमेंट पे बात की है, अपनी इन फाइटिंग को छोड़ो। आपके पास बड़ी दुश्वारियां और हैं, बाहर हैं। अभी आपने मस्जिद अल-अक्सा की बात की। मैं ख़ुद जब अंदर जा रहा था, ऑन टॉप ऑफ द वेलिंग वॉल उन्होंने एक रास्ता बनाया, मेरे जूते एक इजरायली सोल्जर ने उतारे थे
कि आप जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास वीडियो भी है, आगे मैंने शब बारात की भी वहाँ बनाई थी। तो क्वेश्चन इज़, ये अंदर गया कहाँ से है फिर? ये मुझे बताओ ना। इजरायलीज गार्ड कर रहे हैं, तो ये किधर से अंदर चला गया मस्जिद अल-अक्सा के अंदर? सो ये हमें दोनों साइड्स देखनी है, और ये एक बहुत बुरा, ये हमारा पहला किबला है। हमें यहाँ यूनाइट होना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक यही है मुनीज़े कि किसी आपकी मिडल ईस्टर्न मुल्क ने बात की है, उनकी तो एम्बेसीज खुल गई हैं वहाँ। ठीक है, बिल्कुल करें, वी डोंट हैव एन इशू, बट द क्वेश्चन इज़ यार, रॉन्ग एंड रॉन्ग, राइट और राइट को तो बात करो ना। आपका कोई लीडर को बात ही नहीं करता इसके ऊपर। इनकी मुसलमानियत कहाँ चली गई है? वेयर इज़ दैट मुस्लिम उम्मा कि आपके मस्जिद अल-अक्सा के अंदर ये हो रहा है एंड यू जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग इट? आई थिंक दैट इज़ डिस्ग्रेसफुल। और दूसरी चीज़ जो अभी आपने ये बात की, दूसरी में आपका वो करते ना आखिरी चीज़, वो दूसरी चीज़ में ये बात कर रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान जो कर रहा है, ये बहुत पुराना कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी बड़ा अपने आप को बिल्ली की तरह आके अच्छा एक करता है, दाढ़ी भी लंबी रख ली है, बट दैट डजंट टेक अवे द फरौनियत विच ही हैज़ एंड द विंडिक्टिवनेस एंड द हेट एंड द डिसीट विच ही होल्ड्स अगेंस्ट द मुस्लिम्स। और नवीद चौधरी साहब, आप भी तो देखें, जो बात सामने आई है वो यही है कि अंदर लोग इबादत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, जब ये वाक़या पेश आया। मक़बूज़ा बैतुल मक़दस की अहमियत मुसलमानों के लिए, मसीहियों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा है। दलीत्स जी। अब मामला ये है कि जब दारुल हुकूमत मुंतकिल किया गया तल अबीब से मक़बूज़ा बैतुल मक़दस ले जाया गया, तो उस वक्त भी एक बहुत ज़्यादा शोर मचा और उस पर मुस्लिम उम्मा ने स्टैंड लेने की कोशिश की। लेकिन ताकत की एक अपनी ज़ुबान है, और इसराइल इतना ताकतवर है कि उसने 60s की जो जंग थी उसमें उर्दन, सीरिया, लेबनान, तीनों मुल्कों को एक आध दिन के अंदर ही फारग कर दिया था पहली बार। अब भी उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। ये तो एक मामला है। अब जो अंदर एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसके लिए तो आलमी बरादरी भी, मैंने खुद बरतानिया में देखा, स्कॉटिश पार्लियामेंट में मैं गया तो वहाँ एक स्कॉट खातून जो उनकी मेंबर हैं, उन्होंने बाकायदा फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर अपने झंडे बड़े बैजेस लगाए हुए थे अपने दफ्तर में, पार्लियामेंट के अंदर। तो बात उठती रहती है, तो इसको बात को उठाते रहें, लेकिन ताकत जो है ज़ाहिर है वो एक प्रिवेल करती है। अब उसमें सऊदी अरब के भी ताल्लुकात बन चुके हैं, अमारात से, इसराइल से अमारात के भी ताल्लुकात बन चुके हैं, बाकी जगह भी बहुत ज़्यादा आना जाना है। उधर से इनकार होता है किसी को होता है, बाकी तो हर कोई बिछा जा रहा है ना उसके आगे। उसकी एक ताकत और एक अहमियत है, उसको कोई नहीं जुटला सकता। फौजी ताकत भी बहुत बढ़ गई है, मुआशी ताकत भी बहुत बढ़ गई है। तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप जो मुसलमान वहाँ रहते हैं ना, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाना चाहिए। अच्छा। जो भी जमात है उसके साथ मिलकर आप अपनी आवाज़ उठाएं, तो फिर आपके साथ, ये दुनिया भर में असूल है, आप अकलियत हैं तो अकलियत को अलहदा ना करें। शनाख्त तो आपकी रहेगी, मैं मुसलमान हूँ, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने रोज़ा रखना है, मेरे रहन सहन मैंने तलावत करनी है, मेरा खाना पीना मैंने ज़कात दे, अल्लाह हज करने भी जाना। लेकिन फिर आप अपने आप को इस तरह डिसोसिएट ना करें कि आप माशरे से अलग नजर आएँ, आप उनके साथ शामिल हो जाएं, ये लाजमी अमर है। लेकिन नवीद साहब, एक चीज़ ये आप ही जो बात कर रहे हैं, इंडिया ने 37035A करके कश्मीर में क्या किया, ट्रंप ने जेरूसलम के साथ क्या किया? वही चीज़ हुई ना, वही चीज़ हुई। अच्छा, अब यहाँ पर आगे आगे हम कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर का मामला जो है ना, वो इसलिए हमारी पोजीशन वहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी कि 2017 में जो कुछ हो गया, उसके 2018 में, सॉरी 2019 में, कल भाई 6 अगस्त वाला वाक़या जो है वो 2019 में हुआ है, 19 में। तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये तो अब वहाँ एक तकसीम हो गई। अब वहाँ इंडिया के अंदर ही हमने देखा है कि मसाले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भारत कर क्या रहा है? भारत उसको बिल्कुल डिल्यूट करने के लिए आलमी मंजरनामे से मकबूजा कश्मीर में और मुसलमानों को वहाँ G20 की कॉन्फ्रेंस करा रहा है। जब सारी दुनिया की माशी ताकतें वहाँ होंगी तो वैल्यू क्या रह जाएगी? वहाँ फिर वही असूल है, कांग्रेस वाला असूल अपनाएं। जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदर थे, आप भी चले जाएँ। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं वो सदर जमहूरिया रहे भारत के, आप भी सियासत में चले जाएँ। उनके साथ शामिल होकर अपने शनाख्त अलहदा है, उनकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और उस तरीके से हल निकालने की कोशिश करें, बाहर से मदद नहीं मिलने वाली। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? माह रमज़ान के महीने में इस तरह का वाक़या पेश आया है, क्या भारत कभी रुकेगा या फ़लस्तीन में कभी इसराइली देखो, इस तरह से बाज आएंगे? माह रमज़ान हो या माह शवाल, ये तो अब रूटीन है पिछले कई दहाइयों से, और बुनियादी तौर पे दुनिया को दुनिया अपने मफादात के तहत चलती है।
और ताकत के साथ चलती है। दुनिया की ताकत का तयन इंसानियत के तकाज़ों से नहीं होता, एक बात याद रखें, उनके मफादात के तकाज़ों के साथ होता है। मिडल ईस्ट आज जो सऊदी अरब या मिडल ईस्ट पूरा जो इंडिया के साथ या इसराइल के साथ रवाबत में है, तो वो अपने मफादात के तहत, तो उसमें इंसानियत तो नहीं है। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अब इंसानियत पे नहीं चलती। Well said. बुनियादी नुक्ता ये है। और दूसरा, चौधरी साहब ने जो बात की, सियासी तौर पे उनको हिस्सा लेना चाहिए। देखो, जब आप कोई भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हासिल करना होता है तो उसको एक पूरा स्ट्रेटजाइज करते हो। ये नहीं है कि सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात दे दिए, कहानियाँ सुना दी, एक प्रेस रिलीज दे दी, कंडेम कर दिया और उसके बाद हमारा क्या काम ख़त्म हो गया। नहीं, क्या मुस्लिम उम्मा की गैरत ख़त्म हो जाती है जब इसराइल में और इंडिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं? इसलिए कि अब गैरत ख़त्म हो गई है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी रह गई है सिर्फ मफादात की, इसके अलावा हम सोचते नहीं है। जब इसराइल आज़ाद हुआ, इसराइल ने जब अपनी ज़मीन हासिल की, तो आपको पता वियना से वो 18वीं सदी में शुरू हुए थे बातचीत करना। Yes. और ऑटोमन्स को उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ नील्स डाउन करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जगह हासिल की थी। आज जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं, 1990 के बाद पिछली 30-40 साल की उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत सारा कुछ कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। एक आखिरी बात, आप ये दोनों चीजें सिर्फ जुबानी कलामी करना चाहते करके, और यार ये कहानी आप बेवकूफों को सुनाओ। अब ये जो मुसलमानियत वाला है ना, मुसलमानियत वाला टोपी ड्रामा नहीं चलना। कोई एक्शन करने जोगे होगे तो कुछ करोगे ना, कोई ताकत होगी, कोई पल्ले तुम्हारे कुछ होगा, तो फिर तुम किसी को कुछ करने जोगे होगा। समझाने की जरूरत है, तब तुम्हारी आवाज भी सुनेंगे। जावेद, हम सो जाते हैं बस, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और नवीद चौधरी साहब। बात यही है कि ये जो जारहियत है इसको बंद होना होगा। इसराइल की तरफ से जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, भारत की जानिब से जो भारत में मौजूद मुसलमानों पर, कश्मीर में मौजूद मुसलमानों पर जो जारहियत की जा रही है, उसको बंद करना होगा और आलमी बरादरी को इस बात का नोटिस लेना होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त दिलाने के बाद